नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आरसीईटी एग्जाम को लेकर जो हमारी वीडियोस आते हैं, उनमें एक और नया वीडियो जुड़ा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, ये वीडियो ऐसा है, अगर इस वीडियो में आपके 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आरसीईटी में आप आराम से पास हो जाएंगे। ये मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि इस वीडियो में आपके 14 प्रश्न सही होते हैं कि नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? Which keyboard shortcut is used to autofill the values of a series in Excel? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एमएस एक्सेल यूज करते हो और उसमें यहाँ पर ऐसे सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ए लिखा, अब सेम ए आपको सभी में ऐसे फिल करना है, ठीक है, या फिर आपको ऐसे फिल करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीरीज की वैल्यूज को जो है ऑटो भरने के लिए। तो यहाँ पर अगर हमें डाउन फिल करना हो तो हम कंट्रोल के साथ डी यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डी। और अगर हमें राइट में फिल करना हो तो हम कंट्रोल आर यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर आपने भी ये सोचा तो बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी की शॉर्टकट होती है, कंट्रोल वी पेस्ट की होती है और कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल की होती है। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो आपका पावर पॉइंट 2010 है, उसमें फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शंस है, पीपीटीएक्स होता है, डॉट एक्सएल एसएक्स होता है, डॉट डीओसीएक्स होता है या पीडीएफ होता है। दोस्तों, पावर पॉइंट का होता है डॉट पीपीटीएक्स, ऑप्शन ए। ठीक है, ये एमएस एक्सेल का है, ठीक है, एक्सेल का। ये है जो एमएस वर्ड का है, एमएस वर्ड, और पीडीएफ फाइल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान में आ गया होगा कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है पीपीटीएक्स। अब आप बोलेंगे सर एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हो, जैसे पावर पॉइंट में आपने एक फाइल सेव करी राम के नाम से, तो ये फाइल सेव एक्चुअल में होती है राम डॉट pptx। यहाँ पर राम तो यूजर का नाम है और ये एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम ये दिखाता है कि फाइल को कहाँ बनाया गया है, किस प्रोग्राम के माध्यम से इस फाइल को खोला जा सकता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? मतलब आप पावर पॉइंट चलाते हो तो पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, ऊपर के साइड यहाँ पर रिबन टैब्स होते हैं। यहाँ पर होम टैब होता है, एक होता है इंसर्ट टैब, ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको अगर टैब में कौन से टैब से आप छवियां यानी इमेजेस, टेक्स्ट आदि वीडियो वगैरह आप ले सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये सब चीजें हम इंसर्ट से ले सकते हैं। कौन से टैब से ले सकते हैं? इंसर्ट से। होम में फॉर्मेटिंग से संबंधित टूल होते हैं, जो भी कुछ बाहर से इंसर्ट करना वो इंसर्ट में होता है। डिजाइन में हम स्लाइड्स की डिजाइन चेंज कर सकते हैं और एनिमेशन हम लगा सकते हैं, यहाँ एनिमेशन टैब से। तो इसका सही जवाब होगा इंसर्ट टैब। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्लाइड शॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट 2010? तो दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड और इसके बाद में शॉर्टर, शॉर्टर यानी जो छोटे छोटे आपको दिखे, और व्यू यानी देखना, मतलब एक ऐसा व्यू जिसमें स्लाइड्स छोटी छोटी इमेजेस के रूप में दिखाई देती हो। यानी कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड्स को ऐसे छोटे छोटे थंबनेल्स में देख सकते हो, ऐसे इस प्रकार से। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। अब स्लाइड शॉर्टर व्यू ऐसा देख तो लिया आपने, पर अब ये काम में क्या आता है? तो अगर मान लो आपको ये जो स्लाइड है 5 नंबर की स्लाइड, इसको आपको 2 नंबर पर लेके जाना, तो माउस से आप ड्रैग करके यहाँ ले जाके छोड़ दो, ये 2 नंबर पे चली जाएगी। और 2 नंबर को लास्ट में लेके जाना, तो आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले जाओ। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टू रीअरेंज एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी। पांचवा, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? अगर आपको कस्टम एनिमेशन जोड़ना है जोड़ना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे और ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज करेंगे। अगला है एनिमेशन पेंटर का यूज करेंगे और एनिमेशन पेन में जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कस्टम एनिमेशन जोड़ने हैं
तो आप क्या करेंगे, एनिमेशन पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एनिमेशन पेन में क्या होता है, एनिमेशन लगाते हो उनकी लिस्ट होती है, ट्रांजिशन ये नहीं होता, स्लाइड मास्टर का यूज नहीं करेंगे। अगला, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट 2010? तो स्लाइड मास्टर का जो पर्पज होता है वो होता है दोस्तों सभी प्रकार की स्लाइड्स को एक फॉर्मेट बनाने के लिए, मतलब सारी स्लाइड्स एक जैसी हो जाएंगी, तो ये स्लाइड मास्टर होता है। ठीक है, तो सभी स्लाइड्स में एक जैसा यानी एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म डिजाइन एंड लेआउट अक्रॉस ऑल स्लाइड्स, ये स्लाइड मास्टर होता है। सातवां देखो, कौन सा साइबर खतरा नहीं है, मतलब विच इज नॉट ए साइबर थ्रेट, कौन सा इनमें से है साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शंस हैं, मेलवेयर ये तो साइबर खतरा होता है, मेलवर्टाइजिंग ये भी साइबर खतरा होता है, सेशन हाईजैक करना ये भी खतरा होता है। तो ये सभी साइबर खतरे हैं, दीज ऑल आर साइबर थ्रेट्स। ठीक है, यानी मेलवेयर जो है ये क्या होता है, ये वायरस वगैरह जो होते हैं इनको मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, इनको मेलवेयर कहते हैं। मेलवर्टाइजिंग यानी आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा जिसके माध्यम से आपके कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मेलवेयर आ जाएगा, तो ये मेलवर्टाइजिंग होता है। सेशन हाईजैक, आप खोल रहे हो कोई वेबसाइट हो और वो आपकी वेबसाइट को कोई हाईजैक कर ले, खुद खोल ले उसको, तो सेशन हाईजैक करना कहलाता है। और ये सारे जो है साइबर खतरों के प्रकार है। आठवां, एक वेबसाइट पर सिक्योर सेल का मुख्य अर्थ क्या होता है? देखो, अगर किसी वेबसाइट पर एक सील लगी होती है, उस सील में लिखा होता है सिक्योर सील। ठीक है, तो सिक्योर सील का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सिक्योर सील का अर्थ होता है ये वेबसाइट सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि ये वेबसाइट जो है किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो इसका सही जवाब है, वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे नवा नवा क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने वाला जो भारत में कानून है, उस कानून का नाम है भारतीय यानी इंडियन भारतीय तकनीकी सूचना एवं तकनीकी कानून, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए 10वां, एमएस एक्सेल में डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य क्या है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेटा वैलिडेशन फीचर इन एक्सेल? तो डेटा वैलिडेशन का यूज होता है दोस्तों, यह सेल में उन्हीं डेटा को एंटर करने में सक्षम बनाता है, ठीक है, जो उसके लिए अलाउ है, मतलब प्रतिबंधित डेटा को ये रोकने का काम करता है, रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एक सेल है, अब आप चाहते हो कि इस सेल में 1 से लेकर 10 के बीच की संख्या ये लिखनी चाहिए, और किसी ने यहाँ पर 15 लिख दिया तो इसमें लिखेगी ही नहीं, इसमें 1 से लेकर 10 के बीच की संख्या लिखी जाएगी। ये डेटा वैलिडेशन ऑप्शन काम में आता है। 11वां देखिए, एमएस एक्सेल में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन काम में आता है, यानी यहाँ पर एक सीट है, उस सीट में यहाँ पर अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं आपको, और उनमें से कुछ नंबर रिपीट है, जैसे यहाँ पर 10 यहाँ पे भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पर 5 6 7 8 8 7 ऐसे लिखा हुआ है। आपको ये काउंट करना है कि 10 कितने बार आया है, 10 कितने बार आया, तो आप काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काउंट में भी आपको लॉजिक लगाना है। 12वां, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? यानी व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए वर्कशीट इन एक्सेल 2010? तो एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है सीट का वो होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, सीधा पेज पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए पहली स्लाइड से चलाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हो? तो दोस्तों
पावर पॉइंट 2010 में अगर स्लाइड शो को पहली स्लाइड से शुरू करना है उसके लिए हम F5 बटन दबाते हैं, F5। और अगर वर्तमान स्लाइड से चलाना हो, करंट स्लाइड से, तो शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है वर्तमान स्लाइड से तो F5। कंट्रोल S सेव करने के काम में आता है, सेव करना हो तो। कंट्रोल P प्रिंट करने के काम में आता है, ठीक है। और ऑल्ट F4 एग्जिट करने के काम में आता है। अगर आपको एग्जिट करना हो, बाहर निकलना हो, तो ऑल्ट F4 का यूज करेंगे। 14वां, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है? यानी पावर पॉइंट में कौन सा रिबन है जो स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने के काम में आता है दोस्तों? डिजाइन टैब, ठीक है। आप सबको मालूम होना चाहिए, डिजाइन से ही हम ये कर सकते हैं, डिजाइन बदल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 15वां देखिए, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का उद्देश्य क्या है? यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्लाइड शो टैब इन पावर पॉइंट 2010? तो स्लाइड शो यानी जब आप स्लाइड शो दिखाते हो तो उस स्लाइड शो को मैनेज करना, व्यवस्थित करना, ये स्लाइड शो के माध्यम से किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, आपके प्रेजेंटेशन दर्शकों के लिए कैसी दिखेगी, ये चीजें सेट करना पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 16वां देखिए। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं कि वास्तव में एग्जाम के लेवल के हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो रही है और ऐसे ही तैयारी आपको हम करवाते रहेंगे। बस वैकेंसी गुरु की टीम आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में आपका प्यार चाहती है। 16वां प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन से आपको जवाब देना है। फिशिंग क्या काम में आता है? तो ऑप्शंस हैं, पहला आपके सामने एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। फिशिंग एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। दूसरा है कंप्यूटर सिस्टमों में अनधिकृत पहुंच। तीसरा है धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्ति को भेजता है। चौथा है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की गलती। दोस्तों कंप्यूटर में जो फिशिंग है वो क्या है? धोखाधड़ी या फिर सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना, यानी बहुत सारा लोगों को उनके साथ चीटिंग करने के लिए उनको मेल या ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं, उसको फिशिंग कहा जाता है। 17वां देखिए, 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों को नियंत्रित करने के लिए या विनिमय करने से रोकना है? दोस्तों इसका सही जवाब है, यानी कि आपके डेटा को कोई भी व्यक्ति कॉपी नहीं करे, इसके लिए कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है 1957 में ही। यानी उस समय इंटरनेट नहीं था, पर उस समय में क्या होता, कॉपीराइट यानी कोई कविता लिखता है, कोई किताब लिखता है, तो कोई लेटर लिखता है तो उसकी कॉपी नहीं कर ले, तो कॉपीराइट कानून बनाया गया, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। अगला देखिए 18वां प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। रिस्टोर पॉइंट क्या काम में आता है? तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सिस्टम को पिछले स्थिति में वापस ले जाएं अगर समस्याएं या त्रुटियां हो जाती है, यानी आपके कंप्यूटर में कोई खराबी हो गई तो पिछली स्थिति में उसको वापस पुनः उसके डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। 19वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए क्या काम में लेते हैं? दोस्तों स्प्रेडशीट पर गणना करने के लिए हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फॉर्मूला। अगला देखिए, एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब आपका कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर से किसी सीडी या डीवीडी में डेटा डाल रहे हो, तो ये डालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसे हम बर्निंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या नाम से जानते हैं? बर्निंग के नाम से जानते हैं। अब आप बोलेंगे सर बर्न यानी जलना होता है, हाँ वही बर्निंग जिसका मतलब जलना होता है, तो वही बर्निंग ये कहलाता है, सीडी या डीवीडी में कॉपी डालने की यानी डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे एक क्षैतिज यानी लंबी पट्टी होती है जिसमें पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, शब्द गणना यानी वर्ड काउंट आदि कई विकल्प होते हैं। देखो ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में आप देखते हो सबसे नीचे एक यहाँ पर एक पट्टी होती है इस जगह, ठीक है, ये एक पट्टी हो गई ये वाली,
और इसके नीचे स्टार्ट बटन होता है और टास्क बार होता है ये वाला। यहाँ पर जो है आपके एक जो लंबी पट्टी, इसमें कितने शब्द आपके हैं और पेज नंबर कौन से पे हम काम कर रहे हैं ऐसा लिखा होता है। इस छोटी पट्टी को दोस्तों हम स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है ना, यहाँ पर जहाँ पे क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन होते हैं, ये वाला, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे ये क्या हो गया? स्टेटस बार। अगला देखो 22वां, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा एमएस एक्सेल में चार्ट होता है, इस प्रकार का चार्ट है, मान लो ये चार्ट है, इसमें जो ऐसी लाइनें होती है ना, इस प्रकार की इसमें लाइनें खिंची होती है, इन लाइनों को ग्रिड लाइंस कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 23वां देखो, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमेशन पेन इन पावर पॉइंट? दोस्तों पावर पॉइंट में एक ऐसी पट्टी होती है, यानी एक एनिमेशन पेन, इसको एनिमेशन पेन कहते हैं। यहाँ पर आपने कौन कौन से एनिमेशन लगा रखे हैं उनकी लिस्ट आती है ऐसे, ठीक है, एनिमेशन की लिस्ट। तो आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की लिस्ट देख सकते हैं, ये एनिमेशन पेन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला 24वां, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ये प्रश्न पहले भी मैंने पूछा है, बिल्कुल इजी है, बट ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने मोबाइल फोन में हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल फोन या कंप्यूटर लैपटॉप में कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आप वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे, और वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। अगला 25वां क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के, तो आप ध्यान से देखिए। निम्न का मिलान कीजिए, एमएस वर्ड 2010 में हम क्या बना सकते हैं, एमएस एक्सेल में क्या बना सकते हैं और एमएस पावर पॉइंट में क्या बना सकते हैं। तो देखो एमएस वर्ड यानी पहले में हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी ऑप्शन आर में डॉक्यूमेंट है, ये देखो यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये पहले में आर आएगा। दूसरे में एमएस एक्सेल में हम बना सकते हैं सीट, ठीक है, दूसरे में क्यू, और तीसरे में आएगा पी, यानी आर क्यू पी। आपको देखना है आर क्यू पी चार ऑप्शन में कहाँ है, तो आपको दिखेगा आर क्यू पी ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आर क्यू पी ये आपका सही आंसर है। ठीक है। अगला 26वां देखिए, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करना है। फिर से आपको इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, और तीसरा है स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस आपका ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ऑप्शन एक पी है ना, यानी पहले में पी आएगा। दूसरे में आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, दूसरे में आर, पी आर, और तीसरे में हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस है क्यू। तो पी आर क्यू चार ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन सी में आपको मिलेगा पी आर क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में होगा, सर ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एक बार ध्यान से समझ लो, मैं बता देता हूँ। आपका ये कंप्यूटर है, अब आप इसको निर्देश या आदेश देते हो तो किस माध्यम से देते हो, माउस के माध्यम से, माउस या फिर कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचना निर्देश देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और कंप्यूटर जिस माध्यम से हमें डेटा को लौटाता है, रिटर्न देता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा स्कैनर हो गया, मीडी हो गया, MICR, OMR, OCR, माइक हो गया, कैमरा हो गया, ये इनपुट डिवाइस है जो अंदर लेके जाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों ई मित्र के माध्यम से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगर आपने भी यही जवाब दिया तो बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन नामों के संबंध में गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइल नेम्स। ठीक है, यानी नाम में क्या गलती है, तो देखिए फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है। दोस्तों ये गलत है, पहला ही गलत है। देखो फाइल का नाम होता है ना, जैसे भी मैंने आपको बताया था राम डॉट JPEG, ये फोटो है एक, ठीक है, JPG से हम पहचानोगे एक फोटो है, तो ये तो फाइल का नाम है राम तो, और ये डॉट JPG एक्सटेंशन नेम है, और डॉट के बाद में आ रहा है ये,
डॉट के बाद में आता है एक्सटेंशन नेम और फाइल का नेम आता है पहले। तो ये बोल रहा है कि फाइल एक्सटेंशन नेम डॉट से पहले आता है, तो गलत हुआ ना। अगला है एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए। बिल्कुल ये तो सही है, यानी एक फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं उन सबका अलग अलग नाम होना चाहिए, एक नाम से दो फाइलें एक फोल्डर में नहीं हो सकती हैं। तीसरा, फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक है, फाइल का प्रकार है ये, तो ये तो इसका फाइल नाम का दूसरा प्रकार हो गया। अगला, फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है। बिल्कुल सही है, फाइल मतलब सेम नाम और सेम एक्सटेंशन एक जगह पर दो बार शेयर नहीं कर सकती हैं। अगला, खालिस्तान डोमेन नाम को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। दोस्तों, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, ये आईपी पते को या फिर डोमेन को आईपी में या आईपी को डोमेन में बदलने का काम करता है। तो आपको बताना है कि डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस क्या करता है। ये करता है दोस्तों, आपके डोमेन नेम को आईपी में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला, तीसरा, आप एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में स्विच करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। दोस्तों, आप अगर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आना चाहते हो तो ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाएंगे। पेज में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट यानी सीधा पेज, एक होता है आड़ा पेज। ये सीधे पेज को हम पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट, ठीक है, और आड़े पेज को हम कहते हैं दोस्तों लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के ओरिएंटेशन है, इन दोनों को क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं, पेज ओरिएंटेशन। 31वां देखिए, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। दोस्तों, आपको कैसे पता लगेगा कि जिस वेबसाइट को आप चला रहे हो वो सिक्योर है कि नहीं है। तो एक बात ध्यान रखो, आप जो उसका वेब ब्राउजर है वेबसाइट का, उसमें ऊपर ऊपर एड्रेस बार होता है जहां पर लिखा होता है www ऐसा कुछ है ना, यानी वेबसाइट का नाम लिखा होता है google.com vacancyguru.in ऐसे। वहां पर दो चीजें चेक करो, एक तो चेक करो HTTPS लिखा होना चाहिए और दूसरा एक लॉक का चिन्ह होना चाहिए, वहां पर ऐसे ताले का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ये अगर ये दोनों वहां पर है यानी वेबसाइट सुरक्षित है। तो देखो, आप ब्राउजर विंडो में पेडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देखें, अगर ये है तो यानी वेबसाइट सुरक्षित है, वरना वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वहां पर पेमेंट वगैरह आपको नहीं करना चाहिए। अगला देखो, प्रेजेंटेशन खाली स्थान का संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, यानी एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड से मिलकर प्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। वर्कशीट का कलेक्शन होता है स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट होता है। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को वर्कबुक कहते हैं, ओके। और चार्ट क्या होते हैं, चार्ट डेटा को ग्राफिक्स में यानी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। 33वां, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स, ये क्या होते हैं। दोस्तों, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स जो होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए 34वां, निम्न में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट हैज द रूल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का काम जो होता है संसाधन प्रबंधन का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है। आगे 35वां और अंतिम क्वेश्चन है, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। आप सबको मालूम है दोस्तों, कमेंट करके बताओ कितने हैं, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। रोजाना शाम को क्लास लीजिए लाइव, और सुबह वीडियोस को देखिए। आप जरूर नहीं है सुबह ही देखिए, दिन में कभी भी आपको समय मिले तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। राम राम सा।